हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की जो हमारी मगध एम्पायर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अब तक हमने जब भी कोई सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, कुछ भी चीज थी वो अपने आप में अकेला था, चाहे वो बुद्धिज्म पढ़ा हमने, चाहे जैनिज्म पढ़ा, चाहे वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा। लेकिन इस बार अब हम लोग करने वाले हैं मगध एम्पायर के बारे में, जो 600 BC से 25 AD तक चला है। और इस टाइम पीरियड को हम एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं कि इस टाइम पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज हुई। और इस टाइम में बहुत सारे राजा आए, बहुत सारी डायनेस्टीज आई जिन्होंने काफी टाइम तक रूल भी किया और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो लेकर आए हमारे यहाँ। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे मगध एम्पायर की स्टार्टिंग होती है वो होती है आपकी हर्यंका डायनेस्टी के साथ में। और ये लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इतनी सारी जगह हमें जीतनी है या जो भी चीजें हैं उसी के हिसाब से इनको हराकर फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग डायनेस्टी को भी हराकर नंदा डायनेस्टी आती है। इनको भी हराकर फिर हमारी मौर्यन डायनेस्टी आती है, जिसके बारे में आपने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। और बचपन से ही हम अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब लोगों के सीरियल्स भी जो हैं वो देखते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पर आती है। फिर उसके बाद आती है हमारी शुंगा डायनेस्टी, जो मौर्यंस को भी हरा के आगे आते हैं। और फिर शुंगा के बाद आती है हमारी कानवा डायनेस्टी। कानवास को हरा के आगे हमारे छेदी डायनेस्टी जो है वो आती है। और छेदी के बाद सतवाहनास और लास्ट में कुशाना एम्पायर जो है वो आती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मगध जो है वो अपनी पोजीशन खो देता है। और फिर इसके बाद मगध एम्पायर के बाद जो है वो गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि अपने आप में अलग ही एक पूरा का पूरा हमारा लेक्चर रहेगा। तो चाहे भले ही ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी डायनेस्टीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा तो जानेंगे ही, उनके इंपॉर्टेंट रूलर्स, उनके इंपॉर्टेंट काम और जो भी चीजें इनके बारे में थी वो सारी की सारी। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी ये हमारी, लेकिन मैं चाहती हूँ एक ही वीडियो में जो है वो मगध एम्पायर कंप्लीट आपको मिल जाए, ताकि यहाँ वहां बार बार आपको दूसरी वीडियोस में ना देखना पड़े। तो इसी थॉट के साथ चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने मगध एम्पायर के हरंक्या डायनेस्टी के साथ। चलिए। फाउंडर थे बिंबिसार, और इनको आप बिंदुसार के साथ में यहाँ पर कंफ्यूज मत करना। ये बिंबिसार हैं हमारे। ये इनके फादर थे भाटिया, और इन्होंने मगध के ऊपर रूल किया था 544 BC से लेकर 493 BC तक। अब इनके ये बहुत ही ज़्यादा एडमायरर थे महावीर स्वामी के, और ये कॉन्टेम्पररी थे और फॉलोअर थे बुद्धा के। वैसे तो ये बुद्धा को मतलब फॉलो करते थे, पर ये कि महावीर स्वामी को भी एडमायर करते थे, उनकी भी बातों को जो है सुना करते थे, समझा करते थे। और कॉन्टेम्पररी थे बुद्धा के, मतलब जिस टाइम पीरियड में हमारे बुद्धा थे उसी टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं ये भी हमारे वर्ल्ड में थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो हैं कि इन्हें और क्या कि इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो कहाँ पर बनाई। सारे के सारे मगध एम्पायर के टाइम पर आप देखेंगे कि कैपिटल्स जो हैं किंग्स चेंज करते रहे हैं। तो बिंबिसार की जो कैपिटल थी वो थी गिरिराजवन, या फिर जो हमारा राजगिर है आजकल, वो जो है वहाँ पर थी उनकी कैपिटल। ठीक है। और इसी तरीके से ये पहले किंग थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, वरना और जितने भी किंग्स रहे हैं तो उनके पास जो है आर्मी नहीं रही है। और ये पहले किंग ऐसे थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। और इसके अलावा इन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट की थी कि मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, मतलब कि शादी करके जो है दूसरे राजाओं की जो आर्मी है, जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन के साथ जो है मिक्स करना और अपनी स्ट्रेंथ को जो बढ़ाना, ये काम भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके अलावा इनकी पॉलिसी रही है हमेशा से कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, कि जितना हो सके उतना जो है कॉन्क्वेस्ट किया जाए, उतनी चीज़ों को हथिया लिया जाए, चाहे बल से, चाहे छल से, कैसे भी करके। और फिर उसके बाद एक्सपेंशन जो है अपनी किंगडम का किया जाए। अब इन्होंने बहुत ही अच्छा जो मतलब नोटेबल काम किया था वो था आगरा को जो है कॉन्क्वेस्ट करना। और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि एक फिजिशियन थे जीविका नाम के, वो बिंबिसार ने उनको भेजा था अवंती के राजा प्रद्योता के इलाज के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रद्योता के इलाज के लिए किस राजा ने जो है और किस फिजिशियन को भेजा था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो आपको यहाँ पे एक तो अवंती के राजा थे प्रद्योता, वो याद रखना है, और बिंबिसार ने भेजा था, और किस फिजिशियन को भेजा था तो वो थे जीविका।
इसमें बिंबिसार के बाद जो है नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और कहीं ना कहीं शायद उसने जो ये कॉन्क्वेस्ट और ये सारी चीज़ें अपने पापा से ही सीखी और उसने क्या किया कि सबसे पहले जो है अपने फादर को मार दिया ताकि वो रूलर जो है वो बन सके। और इसने भी बुद्धिज़्म एम्ब्रेस किया, बट फिर भी देखो मुझे तो लगता नहीं है कि सही तरीके से इसने अच्छा काम किया अपने पापा को मार के, पर ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अजातशत्रु ने ही फर्स्ट, आपको पता है, बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी राजगृह में डेथ ऑफ बुद्धा के बाद 483 बीसी में। और ये जो था इसने कौशला और वैशाली जो उस टाइम पे बहुत बड़े दो राज्य हुआ करते थे उनके अगेंस्ट भी वॉर जो है वो जीत लिया था। तो मे बी पॉसिबल कि पहले तो इन्होंने अपने फादर को मार दिया लेकिन बाद में बुद्धिज़्म के थ्रू इनको लगा हो कि कुछ चीज़ें जो है गलत हो गई, उसे सही करने के लिए जो है इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई और चीज़ों को जो है वो सही तरीके से करना जो है वो स्टार्ट किया। अब लास्ट में जो है वो आप देख सकते हैं, लास्ट तो नहीं, इनके बाद एक इम्पॉर्टेंट रूलर और है हरंक्या डायनेस्टी के, वो होते हैं हमारे उदयन। ये अजातशत्रु के बेटे थे और इन्होंने अपनी कैपिटल जो है, मैंने आपसे कहा था कैपिटल चेंज होगी, तो देखो पहले राजगीर थी और अब कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र में, पटना में जो है वो चेंज कर दी। किसने? तो उदयन ने। ये सन थे अजातशत्रु के। अब उसके बाद इन्होंने कुछ खास नहीं किया था और इतना उदयन ने बस ये कैपिटल चेंज की थी। अब कुछ लास्ट रूलर्स जो हैं वो थे हमारे लास्ट 3 जो किंग्स थे, अनिरुद्ध, मंदा और नागादशका। तो यही 3 थे, इन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया और इस वजह से हरंक्या डायनेस्टी जो है वो इतना रूल नहीं कर पाई। और इसके बाद आती है हमारी नई शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो है उसके फाइंडर भी शिशुनाग ही थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है। और ये पहले वॉइसरॉय थे एक्चुअली, मगध के राजा से बनने से पहले काशी के वॉइसरॉय थे ये, और बाद में ये मगध के जो है राजा बन गए। इन्होंने फिर से जो है वो राजगीर में ही अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी, पाटलिपुत्र से हटा के फिर से राजगीर में आ गए। इसके अलावा इन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे ऊपर कौशल और वैशाली को अजातशत्रु ने जीता था, तो वैसे ही शिशुनाग ने जो है यहाँ पे अवंती जो है उसको जीत लिया। और इसी के साथ जो है मगध और अवंती के साथ जो एक बहुत ही अच्छी एक बॉन्डिंग थी, मतलब वो बना ली इन्होंने। एक बहुत टाइम से दशकों से चली आ रही जो राइवलरी थी उसको हटा के एक बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई। और फिर इसके बाद शिशुनाग के बाद आते हैं काला अशोका, जो कि थे हमारे शिशुनाग के बेटे। तो काला अशोका के बारे में भी आपने बुद्धिस्ट काउंसिल्स में पढ़ा हुआ है कि इन्होंने जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वैशाली में। और काला अशोका ने भी कैपिटल जो फिर से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र की, तो लगता है कि फादर्स को राजगीर पसंद था और फिर उसके बाद आने वाले सन्स को सबको पाटलिपुत्र जो है वो ज़्यादा पसंद आया है। तो इनको, लेकिन वही है कि नंदा डायनेस्टी का जो रिवोल्यूशन हुआ, नंदा डायनेस्टी के लोग आए, उन्होंने काला अशोका को जो है मार दिया और नंदा डायनेस्टी जो है वो फाइंड हो गई हमारी। तो इसी के साथ जो है वो शिशुनाग डायनेस्टी ख़त्म हुई और नंदा डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे हमारे महापामा नंदा, और ये ऐसी डायनेस्टी थी जो फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी मानी जाती है। इसमें क्षत्रिय लोग जो थे वो नहीं थे। और इसी के साथ ये फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं महापामा नंदा जो है। इन्होंने काला अशोका का मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि मर्डर किया था ताकि ये किंग जो है वो बन सके, और काफ़ी टाइम तक इन्होंने मगध के ऊपर राज किया है और 28 ईयर्स तक कम से कम। फिर इसके अलावा इन्हें जो है एकरथ के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। बड़े बड़े उस टाइम पे टाइटल्स आपको मैंने वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर पढ़ाया था कि दिए जाते थे। लोग महाराज लोग जो थे वो खुद ही अपने आप को दे दिया करते थे और कुछ लोगों को लोग दिया करते थे टाइटल। तो ऐसे ही इनका टाइटल जो है वो एकरथ था। इन्होंने भी बहुत सारी किंगडम्स कॉन्कर की हैं। जो कलिंगा के बारे में आपने काफ़ी सुना हुआ है, तो वो कलिंगा कहीं ना कहीं पहले महापामा नंदा ने जो है वो कॉन्कर कर लिया था अशोका के कॉन्कर करने से पहले। तो महापामा नंदा के बाद जो है वो नंदा के लास्ट रूलर थे धनानंदा, और भी बीच में कुछ कुछ आए हैं, वो इतने ज़्यादा वो नहीं थे कि सिग्निफिकेंट इनफ नहीं थे, कुछ खास काम नहीं किया, बस अपना महापामा नंदा ने जो चीज़ छोड़ दी उसी पे ही काम करते रहे। तो लास्ट में जो थे वो धनानंदा थे। और इन्हें जो है वो आप एक तरीके से ग्रीक टेक्स्ट्स में ग्रीक्स लिखे हुए जो लिख कर गए हैं उसमें जो है इन्हें
अग्रमस या फिर जेंड्रमेस के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो अलेक्जेंडर ने जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को उस टाइम पर जो है वो इन्वेड किया था। तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया किस टाइम पे? धनानंदा के टाइम पे। तो अलेक्जेंडर का नाम आप सभी ने सुना हुआ है कि बोला जाता है कि उन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है वो कॉन्कर कर लिया था। तो धनानंदा के टाइम पर ये यहाँ पर आए, पर ये आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि बीच में बहुत बड़ा हमारा गंगा का प्लेन था। तो उनकी आर्मी जो थी वो गंगेटिक प्लेन्स में जो है नहीं घुस पाई। और इसी के साथ जो है जो धनानंदा थे, तो उनके पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी जो उन्हें अपने फादर से मिली थी। उनके पास जो है इन्फेंट्री भी काफ़ी सारी थी। फिर उसके बाद इनके पास 20,000 कैवलरी थी, 3,000 हाथी थे, फिर 2,000 रथ भी थे, इनके पास चैरियट्स थे। तो काफ़ी जो है धनानंदा सच में जैसा उनका नाम है ना, तो धन से बिल्कुल परिपूर्ण थे, आर्मी के से भी परिपूर्ण थे। तो अलेक्जेंडर भी आप सोचिए कि इनके सामने जो है वो टिक नहीं पाया और कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पाया मगध को। लेकिन इन्हें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके साथ आचार्य चाणक्य हुआ करते थे, उन दोनों लोगों ने मिलकर जो है ओवरथ्रो कर दिया। और इसके साथ शुरुआत हुई हमारी मौर्यन डायनेस्टी की, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो ए फाउंडर हैं हमारे, और मौर्यन डायनेस्टी के। इसी के साथ साथ उन्हें जो है वो संद्रकोटास के नाम से भी ग्रीक टेक्स्ट्स में जाना जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रीक टेक्स्ट में किसको ये बोला जाता है, तो इसलिए ये भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है आपके नोट्स के लिए। फिर जो है यहाँ पर इन्हें चाणक्य या फिर कई बार कौटिल्य नाम से उन्हें जो है वो जाना जाता है। उनकी काफ़ी हेल्प मिली है जिसकी मदद से इन्होंने सुदर्शन लेक बनाई है। इसके अलावा जो है इनकी मौत हो गई थी 98 BC में। और इनके आगे जो सन थे बिंदुसार, उन्होंने रूल किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक फाउंडेशन की अच्छी नींव रखी थी मौर्य डायनेस्टी की, और फिर बिंदुसार ने उसको आगे बढ़ाया। और बिंदुसार को भी जो है कुछ नाम ऐसे दिए गए जैसे अमृत कोतास या फिर अमृतो घाट। तो ऐसे नाम इसलिए दिए गए क्योंकि बिंदुसार के साथ क्या था कि ये ने बचपन से ही आचार्य चाणक्य या कौटिल्य जो भी है, वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मामला है, दोनों ही नामों से इस टाइम पे इन्हें जाना जाता है। तो थोड़ा जहर दिया करते थे इन्हें बचपन से ही, ताकि ये जो हैं इतनी आसानी से जहर से ना मर सकें। तो इसी वजह से ही इन्हें ऐसे अमृतो कोटास टाइप का जो है, अमृतो घाट या अमृतो कोतास टाइप का नाम जो है वो मिला है, ताकि इतनी आसानी से, क्योंकि बिंदुसार जो है वो मर नहीं सकते थे। तो अब आते हैं हम द ग्रेट अशोका के ऊपर। तो उनका जो है काफ़ी ज़्यादा नाम भी आपने सुना होगा, उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता भी हैं, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम उनके बारे में जानें। पूरी एंशंट हिस्ट्री जो है सिर्फ वही हम चीज़ें जान पाए हैं जिनका हमें जो है कुछ ना कुछ साक्ष्य मिला है, कुछ ना कुछ प्रूफ मिला है। तो यहाँ अशोका के लिए हमें बहुत सारी प्रूफ में चीज़ें मिली थी। सबसे मेन चीज़ जो है कि वो बिंदुसार के सन थे सबसे पहले। अब इन्हें क्या क्या टाइटल्स मिले थे, तो इन्हें देव नाम प्रिया, प्रियदासी, इस टाइप के टाइटल्स मिले थे। जब ये अपने पापा की रेन में थे, फादर की रेन में थे, तो उस टाइम पर ये गवर्नर हुआ करते थे तक्षशिला और उज्जैन के। फिर उसके बाद 268 BC पर जो है अपने सारे ब्रदर्स को हराकर, और कई जगह बोला जाता है कि इनके 100-150 भाई थे, तो उन सभी भाइयों को जो है मार करके और ये आगे बढ़े, और इन्होंने जो है जो थ्रोन था उसको ले लिया। तो इसमें तो डिफीटिंग ही हम लेके चलते हैं, तो इन्होंने डिफीट करके जो है वो ले लिया। और इन्होंने थ्रोन को ले तो लिया था, लेकिन उसके बाद कम से कम 4 साल का बीच में गैप रहा है इनके एक्चुअल कोरोनेशन और थ्रोन जीत लेने के बीच में। इनकी मदर का नाम था शुभंद्रांगी, और इनकी काफ़ी वाइफ्स भी रही हैं, जैसे कि कौरवकी देवी या फिर विदिशा नाम से उनको जाना जाता है, जो उज्जैनी की प्रिंसेस थी। और इसी के अलावा जो है एक और भी इनकी वाइफ थी, असंधि मित्रा। तो इसके अलावा जो है इनके बहुत सारे बेटे थे, लेकिन जो कुछ प्रोमिनेंट सन थे वो थे हमारे महेंद्र, तिवारा, कुनाला, तालुका। और इनकी डॉटर्स भी थी 2, सांघी मित्रा और चारू मित्रा। तो मेन जो है इनके टाइम पे हम सब जानते हैं कि इन्होंने कलिंगा का जो वॉर है, बड़ा ही फ्यूरियस सा बैटल था, उसको लड़ा है। तो जब ये 9th ईयर में थे अपनी रेन के, तो इन्होंने आज जिसको उड़ीसा के नाम से हम जानते हैं, उस कलिंगा को कोई जीत नहीं पाया था, ऐसा कहते हैं। जबकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जीत लिया था, लेकिन फिर भी जो है इतना फियर्सली जो है वो नहीं कोई भी जीत पाया था। तो अशोका ने स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत ही ज़्यादा बनाकर वहाँ पे लड़ाई करने के लिए गए हैं। और
वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फियर्स बैटल हुआ जिसमें बहुत से लोग मारे गए। माना जाता है कि कम से कम जो है वो 1.5 लाख लोग जो हैं वो मर गए थे उसमें, और लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो घायल हो गए थे, और 1 लाख लोग जो थे वो मर गए थे। तो काफ़ी जो है हॉरिफिक इवेंट था एक कलिंगा का जो वो वॉर था, जिसकी वजह से इतनी जो ब्लड शेड थी उसको देखने के बाद जो है अशोका का हार्ट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, और उन्होंने कहा कि मैं कभी अब जो है वो लड़ाई नहीं करूँगा। ही गेव अप अपॉन वॉर्स। और इसी के साथ इनका ही प्रेफर्ड एज नाग विजय, कि जो है धर्म से विजय जो है वो पाई जाए, धर्म विजय हो मेरी या नाग विजय हो, ऐसे नहीं, अपने मतलब अपने रूल से मैं लोगों को प्रभावित करके जो है वो कर सकूं कोई चीज़। तो ऐसा रहा इनका। फिर उन्होंने अपने 9th ईयर ऑफ रेन में ही जो है निग्रोधा से जो है इंस्पायर होने के बाद, एक मॉन्क था, छोटा लड़का था मॉन्क, तो उससे इंस्पायर होने के बाद जो है इन्होंने बुद्धिज़्म जो है वो अपना ली। और बुद्धिज़्म अपनाने के बाद काफ़ी अच्छा रहा इनके साथ। ये जो है काफ़ी सारे और भी जो मॉन्क्स थे जैसे कि उपा गुप्ता, इनके साथ बैठ के जो है इन्होंने अशोका ने अपना पूरा अच्छा जो है काम किया। इनको पूरा फुल फेथ था बुद्धा सांगा और धामा पे, और इन्होंने अपने बाबरू एडिक्ट में, बाबरू नाम की जगह पे जो इन्होंने अपना रॉक एडिक्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे इस चीज़ को बताया है कि मैं मतलब पूरा फेथ रखता हूँ बुद्धा सांगा और धामा, जो हमारे 3 ज्वेल्स थे हमारे बुद्धिज़्म के, उनको ये मानते थे। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मी लैंग्वेज में बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो बनवाए हैं, पिलर एडिक्ट्स बनवाए हैं, ताकि बुद्धिज़्म का जो मैसेज है वो मासेस तक, लोगों तक पहुंचाया जा सके। और जिस लैंग्वेज से ये ब्राह्मी लैंग्वेज में थे, तो इस चीज़ को डिसाइफर करने का काम जो है वो जेम्स प्रिंसेप ने किया है 1837 AD में। उन्होंने बताया कि क्या क्या इस पे जो है वो अशोका ने लिख कर दिया है। इसके अलावा अशोका के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी आर्मी थी, लेकिन फिर भी उस पूरी आर्मी को इन्होंने पीस और अथॉरिटी बनाने में जो है लगा दिया। और ये अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप ना सिर्फ इंडिया में ही बल्कि उसके बाहर और भी एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बुद्धिस्ट इनका मिशन था उसको बढ़ाना चाहते थे। तो इन्होंने अपने मिशनरीज जो थे वो अलग अलग किंगडम्स में भेजे, चोलाज और पांड्यास के पास भेजे, फिर इसके अलावा इन्होंने ग्रीक्स के पास भी भेजे। इन्होंने अपने मिशनरीज जो है वो साइलोन और बर्मा में भी भेजे, साउथ ईस्ट एशिया में भी भेजे, अलग अलग जगह पर भेजकर मेन मोटिव यही था कि ये कैसे भी करके जो है वो बुद्धिज़्म को एक तरीके से यहाँ पर स्प्रेड कर पाएँ। तो अब इतना हमने पढ़ लिया है अशोका के बारे में, तो थोड़ा और पहले देख लेते हैं कि इनकी डेथ कब हुई। तो इनकी डेथ जो है अपने 40 इयर्स रूल करने के बाद 232 BC में हुई है। और इट इज़ बिलीव दैट आफ्टर इज दैट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न, जो कि इनके ग्रैंडसन दशरथ ने वो रूल करी, और इसके अलावा ईस्टर्न पार्ट जो था वो रूल किया गया संप्राति के द्वारा। फिर मौर्यन एम्पायर जो है बहुत ही जल्दी अशोका की डेथ के बाद जो है डिक्लाइन हो गई थी, कुछ इतना खास हो नहीं पाया। और इनके लास्ट रूलर जो थे वो बिहद्रथ थे, और जिन्हें जो है हमारे पुष्परूरा जो थे उन्होंने मार दिया था। और मौर्यन डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद सतवाहनास जो थे वो पावर में रोज़ हुए। तो इसके बाद जो है वो सतवाहनास जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और शुंगा डायनेस्टी जो है उनके बारे में भी देखेंगे। तो उससे पहले लेकिन मैं अशोका के बारे में और कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगी जो क्वेश्चंस में आती हैं। वो है मेन आपके 14 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, कि जो 14 रॉक एडिक्ट्स उन्होंने दिए हैं उनमें पूछा जाता है कि कौन से एडिक्ट में जो है ये लिखा हुआ है। तो एक बार जल्दी से उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसमें समझाने की कुछ ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो रॉक एडिक्ट था वो था प्रोहिबिट्स एनिमल सेक्रीफाइसेस, कि हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, अपने काम के लिए एनिमल्स का सेक्रीफाइस जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि डिपिक्ट्स मेजर्स ऑफ सोशल वैल्यू, सेकंड वाला जो है वो कहता है कि सोशल वैल्यूज़ में हमें विश्वास रखना चाहिए। थर्ड है हमारा रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, फोर्थ है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। फिर उसके बाद फिफ्थ में इन्होंने जो है धामा महात्मा जो थे उनको और उनकी ड्यूटी क्या है वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी थी। फिर धामा महात्मास के लिए ऑर्डर्स क्या हैं ये 6th रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ था। 7th में इन्होंने लिखा था नीड फॉर टॉलरेंस अमंग्स और रिलीजन, की चाहे कोई भी रिलीजन हो सबके लिए हमें टॉलरेंट होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, सब जो है वो शांति का ही जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद फिर 8th में इन्होंने धामा यात्रास के बारे में बताया है। 9th में इन्होंने ये कहा है कि जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज़ हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, फालतू में ऐसे ही चली आ रही हैं, उनको डिस्कार्ड करना चाहिए। इन्होंने फिर 10th में बोला कि धामा का यूज़ करें वॉर की जगह पर। 11th में इन्होंने धामा पॉलिसीज़ बताई कि क्या क्या चीज़ें धर्म को जो है धामा को इस्टेब्लिश करने के लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए।
ट्वेल्थ में जो है वो इन्होंने रिलीजियस सेक्टर्स के लिए अपील टू ऑल रिलीजियस सेक्टर फॉर टॉलरेंस, सबसे बोला कि सब लोग टॉलरेंट जो है सबको होना चाहिए। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि किस रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर के बारे में लिखा है, तो वो है हमारा 13th रॉक एडिक्ट जिसमें कलिंगा वॉर के बारे में लिखा है। और लास्ट 14th एडिक्ट में इन्होंने जो है इंस्पायरिंग पीपल टू लिव रिलीजियस लाइफ, कि लोगों को जो है रिलीजियस लाइफ जो है जीने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा जो है कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारी मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो मौर्यन एम्पायर थे उस टाइम पे कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनको अलग अलग नाम दिए गए थे, वो नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जो ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करता था उसे सानी दाता बोलते थे, ये पता है आप आसानी से याद कर सकते हो क्योंकि ये जो है हिंदी वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स के साथ काफ़ी मैच करते हुए हैं। तो रेवेन्यू कलेक्टर को हम समहर्ता बोलते थे, अकाउंटेंट को हम गोपा बोलते थे, क्योंकि गोपनीय एक तरीके से देखो काम करना है उसको, सही काम करना है पर अच्छा काम करना है तो उसे गोपा बोलते थे। पुलिस चीफ को दंडपाल बोलते थे। तो दंड कौन देता है, अभी देखो हमारे कोर्ट में जज देते हैं, पर वही है कि पकड़ के तो पुलिस के पास ही लेके जाते हैं, तो पुलिस चीफ जो है उसको दंडपाल कहते थे। ऐसे ही फ्रंटियर डिफेंस का जो चीफ था उसको अंतपाल कहते थे। चीफ जज को जो है वो हम व्यवहारिका कहते थे, और गवर्नर ऑफ जो कैपिटल था उसको हम लोग पावराओ के नाम से उस टाइम पर जानते थे। अब कुछ और चीज़ें हैं जो इनकी रेन के टाइम पर हुई हैं, मौर्यन रेन में हुई हैं, अलग अलग जो हमारे रूलर्स थे इनके उनके टाइम पे, तो वो भी एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए। कि जो है अर्थशास्त्र के बारे में आता है कि किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र जो है वो मैंने कहा पहले ही कि या तो उसमें उस टाइम पे चाणक्य जो है आता है ऑप्शन में, तो वो, या कौटिल्य जो है उसके नाम से जाना जाता है कि उन दोनों ने ही में से ही किसी ने लिखा है, या बेसिकली ये दोनों एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के दो नेम हैं। फिर उसके बाद जो है मेगास्थेनेस एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्हें सेलिकस निकेटर ने भेजा था। तो वो किसके कोर्ट में आए थे, वो आए थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। फिर जो मेगास्थेनेस थे उन्होंने एक यहाँ पर रहकर जो है इंडिया के ऊपर और यहाँ पे कैसे क्या सारी चीज़ें थी वो मेंशन की थी इंडिया के बारे में, तो वो उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। इसके अलावा जो है इब्न बतूता भी इसी टाइम पर आए थे और उन्होंने रेहाला नाम की एक किताब जो है वो यहाँ पर बैठकर लिखी है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनका नाम लिंक किया जाता है सुदामन केव्स के साथ भी। और एक और है भद्रबाहु, जो मैंने बताया था आपको, भद्रबाहु भी यहीं पर ही आते हैं, इन्हीं में ही। तो भद्रबाहु जो हैं उन्होंने जो है एक लिखी थी कल्पसूत्रा। तो इन सब चीज़ों के नाम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं कि किसने क्या लिखा और किस टाइम पे है। तो ये सब मौर्यन एम्पायर के टाइम पर हैं। और मौर्यन के बाद जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि नेक्स्ट जो डायनेस्टी आई थी वो सतवाहनास जो थे, कुछ जगह पे आधे टाइम जगह पे रूल करने लगे थे और आधे में शुंगा डायनेस्टी जो है वो रूल करने लगी थी, क्योंकि जो हमारी मौर्यन एम्पायर थी काफ़ी बड़ी थी और बाद में वो 2-3 हिस्सों में जो बट गई, लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया। तो उनके बारे में देख लेते हैं। पहले है हमारी शुंगा डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो मेन एक तरीके से रूलर रहा है तो वो था हमारा पुष्यमित्रा शुंगा। ठीक है, वो थे हमारे पुष्यमित्रा शुंगा। और ही वॉज अ ब्राह्मण आर्मी चीफ ऑफ बृहदत्र आर्मी। जो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहदत्र, तो उसके ब्राह्मण आर्मी चीफ थे ये। और एक मिलिट्री परेड के टाइम पर इन्होंने क्या किया कि बृहदत्र को मार दिया और खुद ही थ्रोन एक्वायर कर लिया 185 BC में। इन्होंने भी अपनी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र में ही रखी। और इसके अलावा इन्होंने सक्सेसफुली जो है 2 ग्रीक किंग्स जो थे मेनेंदर और डेमेटिस, इन सब का जो है काउंटर अटैक जो है इन्होंने किया। ठीक है, और इसके अलावा जो है इन्होंने ही ऑल्सो थ्रॉटर्ड एन अटैक फ्रॉम कलिंगास किंग खारावेदा। तो काफ़ी लोगों ने जो है वो पुष्यमित्र शुंगा के ऊपर अटैक किया, लेकिन इन सबसे वो जो है एक तरीके से देखा जाए तो बचते रहे, कि कलिंगा के जो किंग थे उनसे भी बच गए। यहाँ पे मेनेंदर और डर्मेटिस जो ग्रीक किंग्स थे उन्होंने भी कोशिश की अपनाने की, जगह को हथियाने की, तो उनसे भी बच गए। और इन्होंने खुद भी जो है वो विदर्भा नाम की जो जगह है उसको जीत लिया, कॉन्कर कर लिया था। और इनको ये जो ब्राह्मणिज्म था उसको फॉलो करते थे। और इसके अलावा जो है इन्हें ऐसा माना जाता है कि ही इज़ अ प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म एंड डिस्ट्रॉयर और ऑफ स्तूपास। तो जो स्तूपास वगैरह सब चीज़ें जो अशोका ने बनवाई थी, कहीं ना कहीं ये उसके खिलाफ थे और इन्होंने उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने की नाम से इन्हें जाना जाता है, पुष्यमित्र शुंगा को। तो इसी टाइम पे क्या हुआ था कि
इनकी रेन के टाइम पे ही सांची जो स्तूपा है और जो हमारा बरहुत है वो रेनोवेट किया गया था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ स्तूपा कुछ अकाउंटेंट्स बोल रहे हैं, पर सांची और बृहुत के जो स्तूपास थे वो इन्हीं के टाइम पे रेनोवेट भी किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक स्टोन गेटवे भी बहुत अच्छा सा सांची में जो है वो बनवाया, जो मध्य प्रदेश में स्थित है अभी इस समय में। और इन्होंने पैट्रोनाइज किया था संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि को कि आप जो है यहाँ पर अच्छा काम करें, आगे बढ़े। और इसी के साथ जो है पुराणास के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि ये 36 ईयर्स तक पुष्यमित्र शुंगा ने जो है वो राज्य किया है और 151 BC में जो है उनकी डेथ हो गई थी। इनके बाद अग्निमित्रा जो थे इनके सन, उन्होंने सक्सीड किया हमारे शुंगा डायनेस्टी को, और अग्निमित्रा जो है वो हमारे उनके बाद जो है नेक्स्ट वासुमित्रा जो अग्निमित्रा के सन थे उन्होंने सक्सीड किया है। लास्ट जो हमारे शुंगा रूलर था वो था देवभूति, और देवभूति को उन्हीं के एक मिनिस्टर थे वासुदेवा खानवा जिन्होंने मार दिया 73 BC में। और इसी के साथ जो है वो शुंगा डायनेस्टी खत्म होती है और कानवा डायनेस्टी का काम जो है वो मगध में स्टार्ट हो जाता है 73 BC से लेके 28 BC तक। अब एक वन लाइनर क्वेश्चन फिर से यहाँ आता है कि कालिदास जो थे वो किसके रेन में थे। तो कालिदास जो थे वो अग्निमित्रा के टाइम पर थे और उन्होंने ना मालविका अग्निमित्रम नाम की एक बुक भी लिखी हुई है। तो ये जो बुक है ये अग्निमित्रा इसमें हीरो है मालविका अग्निमित्रा में। इस तरीके से जो ये है ये पोएम जो है वो लिखी हुई है। तो नेक्स्ट जो है अब वो हमारी कानवा डायनेस्टी है जो देवभूति को मारकर वसुदेव कानवा ने जो है वो स्टैब्लिश कर ली थी। 4 कानवा डायनेस्टी के किंग रहे हैं। एक तो ये हमारे वसुदेव कानवा रहे हैं, उसके बाद फिर भूमिमित्रा, नारायणा और सुशामन रहे हैं। तो सारे कानवास जो थे वो ब्राह्मण्स थे। और फिर लास्ट में जो है हमारे सुशामन को जो है एक सावर्णास के जो किंग थे उन्होंने मार दिया और अपना रूल जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश कर लिया। तो कानवा डायनेस्टी का कुछ बहुत खास काम नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ही रूल कर पाए। ये मेन 4 किंग रहे, थोड़ा थोड़ा दिन उन्होंने सभी ने रूल किया, कुछ अच्छा नया काम नहीं किया जो मतलब हम बहुत ज़्यादा इनको वो करें। पर हाँ कुछ क्वेश्चंस इनके ऐसे आते हैं कि कौन फाउंडर है, लास्ट रूलर कौन था, ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जिसमें सारे ब्राह्मण्स थे। तो वो सारी चीज़ें जो वो यहाँ से निकल के आ जाती हैं। फिर आती है हमारी छेदी डायनेस्टी। ये जो है हमारी एमर्ज हुई थी 1st सेंचुरी BC में। और इसके लिए एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस हैं भुवनेश्वर में, ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं ये हमारी छेदी डायनेस्टी के बारे में। तो कहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस जो हैं भुवनेश्वर में जो हैं, भुवनेश्वर में उस जगह से हमें इनके बारे में पता चलता है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक हमारे किंग थे खारावेला जो थे 3rd छेदी डायनेस्टी के किंग थे, वो फॉलोअर भी थे और जैनिज्म के। तो इन्होंने जो है ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बनवाए थे जिसकी वजह से हमें इनके बारे में जो है कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो मैंने ऊपर सतवाहनास का भी नाम लिया था। तो अभी तक जो ये शुंगा वगैरह चल रहे थे ये ऊपर की तरफ रूल करने वाले थे, और जो साउथ के साइड में जिन्होंने कॉन्कर कर लिया था मगध को मौर्य डायनेस्टी के बाद तो वो थे सतवाहनास। तो सतवाहनास का जो रूल है वो 253 BC में स्टार्ट होता है और बहुत टाइम चलता है, अपना 2nd सेंचुरी AD तक जो है वो चलता है। इनकी जो किंगडम थी वो बहुत बड़ी थी, आज के डे का महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सभी चीज़ों को जो है मिलाकर इनकी जो किंगडम थी वो चल रही थी। काफ़ी बड़ी इनकी जो किंगडम थी वो थी यहाँ पर। तो इसके बाद जो है इसके फाउंडर इस डायनेस्टी के थे हमारे सिमुखा, and they were first Indian natives rulers to issue their own coins with the portraits of rulers। ऐसे पहले थे जिनके coins के ऊपर रूलर के जो है वो एक छवि जो है वो बनी हुआ करती थी। और ये प्रैक्टिस जो है ये गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है वो स्टार्ट की थी। एंड ही डिराइव द प्रैक्टिस फ्रॉम वेस्टर्न स्ट्रैप्स आफ्टर डिफीटिंग देम। तो वेस्टर्न जो स्ट्रैप्स थे उनको जो है हराने के बाद इन्होंने देखा रहे यहाँ पे तो राजा का जो मुंह है वो भी कॉइन्स के ऊपर बना हुआ है। तो इसके साथ जो है इन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, ये करना स्टार्ट करते हैं। तो सतवाहना के ये जो रूलर थे सतकर्णी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सिमुखा इनके फाउंडर हैं पर जो इम्पोर्टेंट रूलर इनका आते हैं वो आते हैं सबसे पहले सतकर्णी 1। तो सतकर्णी जो है ये 3rd हमारे किंग थे सतवाहनास किंग के। एंड ही वॉज द फर्स्ट सतवाहना किंग टू एक्सपेंड द एम्पायर बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने काफ़ी चीज़ें कॉन्कर की। ही कॉन्कर्ड कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ खारावेला। तो खारावेला जो थे काफ़ी अच्छे कलिंगा के राजा रहे हैं। तो इन्होंने जो है ये किया यहाँ पे
और फिर उसके बाद कॉन्कर कर लिया इसे। और फिर उसके बाद जो है ही ऑल्सो पुश्ड बैक द सुंगास इन पाटलिपुत्र। जो सुंगास भी अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो उन्हें भी पाटलिपुत्र में जो इन्होंने पुश्ड बैक कर दिया कि नीचे की तरफ मत आओ भाई, नीचे मेरा राज है, तो तुम ऊपर की तरफ ही बस रख लो जितना तुम्हारा है अपना। इसके बाद इन्होंने गोदावरी वैली जो है उसे भी एनेक्स कर लिया, और इनका नाम जो है वो लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ जो है वो पड़ गया, कि दक्षिण पथ के दक्षिण के जो हैं पूरे के राजा जो हैं वो सतकर्णी वन हो गए। उनकी क्वीन का नाम था न्यायानिका, हु रोट दी नन्हे घाट इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द किंग एज दक्षिणापथ। तो इनकी क्वीन ने ही यहाँ पे नन्हे घाट इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बनाए, और उनमें खुद ही इन्होंने अपने राजा को वो दक्षिणापति के रूप में जो है वहाँ पे लिख दिया, उसके उनके बारे में इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं। और ये बहुत ही बड़े जो हैं वो एक किंग माने गए, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सतवाहनास डायनेस्टी जो है वो माने जाते हैं। एंड ही डिफीटेड ग्रीक्स, पाहिवाज और साकास, काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने जो है हरा दिया और आगे बढ़े। फिर his kingdom was from Krishna in the south to Malwa and Saurashtra in the north and Berar in the east to the Konkan in west। मतलब कि पूरा साउथ वेस्ट ईस्ट सब जगह पे जो है आप देखेंगे तो बड़ी सी किंगडम थी। कृष्णा इन द साउथ, साउथ में कृष्णा से लेकर अपना मालवा तक, फिर यहाँ पे आप नॉर्थ में देखते हैं सौराष्ट्र तक जो है वो देखने को आपको मिलेगा, ईस्ट में बेरार तक है, और वेस्ट में कोंकण तक जो है पूरा फैला हुआ इनका बड़ा सा राज्य था। फिर इन्होंने जो है नहापाना के एक इम्पॉर्टेंट किंग जो थे, पहले भी मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न स्टाइरेप्स के साथ लड़ाई करके इन्होंने उन्हें हरा दिया था, तो वो जो किंग था जिसे हराया था वो था नहापाना। और उसके बाद ही इन्होंने वो हमारे कॉइन्स वाला जो काम था वो स्टार्ट किया था। इन्हें नाम दिया जाता है जैसे एक ब्राह्मणा, और इनकी मदर थी गौतमी बलसारी, और इनके बाद जो है वो हमारा वाशीपुत्र श्री पुलमावी या फिर पुलमावी टू जो है वो राज्य करने के लिए आता है, पर उसे हराकर भी जो है आगे अपना कुशाना एम्पायर जो है वो आ जाती है। और कुशाना एम्पायर हमारी लास्ट एम्पायर है पूरे के पूरे मगध एम्पायर की। इसके बाद मगध खत्म हो जाता है और गुप्ता डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है। तो कुशाना एम्पायर के फाउंडर थे कुजाला खांदफिसिस। तो इसमें जो है वो इनके मेन रूलर जो हैं वो कनिष्का हैं, जो 127 एडी से 151 एडी तक रहे। ये हमारे वीमा खानफिशिस के बेटे थे, और इन्होंने काफ़ी एम्पायर जो है वो कवर की। जैसे इनकी एम्पायर जो थी वो गांधारा, पेशावर, ओदू, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा, मतलब ऊपर ऊपर के सारे राज्य, और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जो आज हमारे इंडिया से बाहर हैं, इन सब जगहों को जो है वो सब की सब चीज़ों को अपने अंडर कर लिया था कनिष्का ने। इनकी मेन कैपिटल जो थी वो पेशावर में थी। और आफ्टर कैप्चर ऑफ दी पाटलिपुत्र को कैप्चर करने के बाद ही सेट टू हैव टेकन अवे द बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोषा, वासुमित्रा, नागार्जुना, चरखा एंड मराठा। तो ये इन सब लोगों को टेकन अवे बाई बुद्धिस्ट मॉन्क। ये चीज़ है कि जब पाटलिपुत्र को इन्होंने कैप्चर किया तो कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क जो है इन्हें अपने साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं लेकर चले गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, आप सबको पता है कि कश्मीर में कनिष्का ने ही करवाई थी, और ये संस्कृत में हमारी जो है वो हुई थी। तो संस्कृत में क्यों हुई थी? क्योंकि अश्वघोषा इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट्स। जो इनके टाइम जो इन्हें लेकर गए थे बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, एक अश्वघोषा भी थे उनमें, तो वो संस्कृत के ड्रामेटिस्ट थे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं शायद उनसे ही इंस्पायर हुए होंगे कनिष्क। तो इसी के साथ जो है इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो करवाई कश्मीर में, और वो भी संस्कृत भाषा में हुई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मगध एम्पायर। तो न्यू पोस्ट में जो है अब हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके